नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। और पिछले कई महीनों से हम कोरोना महामारी पर बात कर रहे हैं और आज बात होने वाली है कि कोरोना जो वायरस होता है वो लंग्स पर किस कदर अटैक करता है। कोरोना से तो लंग्स को नुकसान होता ही है, साथ ही साथ लंग्स कैंसर भी हमारे देश में पाए जाने वाले कैंसर में से एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में हमारे लंग्स को हम स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं, लंग्स को होने वाली बीमारियों को हम कैसे उससे निजात पा सकते हैं, ये सारी बातचीत आज होगी। और मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर नीरज भट्ट, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, कोरोना खासकर लंग्स पर सबसे पहले अटैक करता है और यही पहला ऑर्गन होता है जो डैमेज होता है। ऐसे में क्या बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लक्षणों वाले कोरोना जो पेशेंट जो थे उनके लंग्स को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पोस्ट कोविड में भी बहुत सारे लोग अभी भी लंग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया आज कोविड से फाइट कर रही है। 2019 के एंड में कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना के वुहान प्रोविंस से हुई थी और आज वो पूरी दुनिया में फैल गया है। एंड एज ऑफ नाउ वी आर फाइटिंग द सेकंड वेव ऑफ कोविड इन इंडिया। हम लोग जानते हैं काफ़ी सारे हमारे सिविलियंस की डेथ हो चुकी है जिसकी वजह से, एंड काफ़ी सारे लोगों को लॉन्ग टर्म नुकसान। कोविड एक्चुअली एयरबॉर्न डिजीज है। हम लोग जब भी सांस लेते हैं तब सबसे पहला वो लंग में ही वो जाता है, एंड देन इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो सबसे ज़्यादा डैमेज ऑर्गन कोविड से अगर होता है तो वो लंग होता है। मैक्सिमम नुकसान उसमें होने के चांसेस ज़्यादा है। जी। हम लोग जानते हैं कि उसका स्टेटिस्टिकल डेटा के हिसाब से 100 में से 2 या 3 लोगों की डेथ हो जाती है, बाकी के 5 से 7 लोगों को लॉन्ग टर्म लंग डैमेज होता है। बट 100 में से 90 से 95% लोग विदाउट एनी लॉन्ग टर्म सीक्वेली और कॉम्प्लिकेशंस निकल जाते हैं। हाउएवर इट इज़ टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी भी डेटा नहीं है हमारे पास, मेच्योर डेटा। बट ऐसा बोल सकते हैं कि कोविड से मैक्सिमम नुकसान होने के चांसेस लंग में है। जी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होगा वो फ्यूचर में, जैसे लंग फाइब्रोसिस की वजह से लंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है या फिजिकल एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो ये सब प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा है। बट 90% पेशेंट्स में जो लंग डैमेज होता है वो सिर्फ माइल्ड होता है। मॉडरेट टू सीवियर डैमेज 2 to 5%, 2 से 5% लोगों में होने के चांसेस है। जी, जी। तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल इसके बाद अब यही आ रहा है कि जो हमारे कोविड पेशेंट हैं, जो रिकवर कर गए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो अपने लंग्स को फिर से एक मजबूत स्थिति में कर सके, और किस तरह से अपने लंग्स को फिर से उसी कंडीशन में पहुंचाया जा सकता है? जैसा मैंने अभी बताया कि 90% पेशेंट्स को कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होता है और लॉन्ग टर्म सीक्वेली नहीं होती है, लेकिन कुछ जी। पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हुँ। हफ्ते 10 दिन फीवर आ गया, कोविड के सिम्टम्स आ गए, उसके बाद उनका आरटी-पीसीआर जैसे नेगेटिव भी हो गया, जी। लेकिन उसके बाद भी उनको सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं, हुँ। चाहे लंग्स के हो या बाकी कोई ऑर्गन सिस्टम के हो, जैसे हेडेक हो, बॉडी एक हो, फीवर परसिस्टेंट रह रहा हो, मसल पेन हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। सो अगर ऐसे कोई ना कोई सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं कोविड इन्फेक्शन के 3 या 4 हफ्ते के बाद भी, तो उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। ज़्यादातर केसेस में इसमें भी रिकवरी कुछ हफ्तों में या महीनों में आ जाती है, जी। लेकिन के लंग्स में लॉन्ग टर्म डैमेज, जैसे ज़्यादा डैमेज हुआ हो, फाइब्रोसिस हुआ हो, तो उनको परमानेंट क्योर करने का एज सच कोई इलाज नहीं है, क्योंकि फाइब्रोसिस कभी रिवर्ट नहीं होता है। लेकिन जी। भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, उससे लंग एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है या रिकवर की जा सकती है। जी। अ, चलिए, कोरोना जो है वो तो अभी-अभी आया है, लेकिन लंग्स को इससे पहले भी कई बीमारियों से नुकसान पहुँचता रहा है, और ख़ासकर फेफड़ों का जो कैंसर है वो काफ़ी हद तक लंग्स को डैमेज करता है। ऐसे में और वैसे भी भारत में जो कैंसर पाए जाते हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा भी है लंग्स कैंसर का। क्या मानते हैं मुख्य वजह लंग्स कैंसर की आप? हाँ, लंग कैंसर स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से पुरुषों में होने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर बोल सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। सो इट इज़ नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर इन मेल।
और इवन फीमेल में भी ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर जो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर इज लंग कैंसर। जी। मैं ऐसा बोलूँगा कि लंग कैंसर एक इनवाइटेड कैंसर है, क्योंकि 80 से 85% पेशेंट्स जिनको कैंसर होता है, उनमें टोबैको की हिस्ट्री पाई जाती है। सो 10 में से 8 लंग कैंसर के पेशेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ज़्यादातर केसेस में टोबैको यूज़ होता ही होता है, चाहे पेशेंट एक्टिवली स्मोकिंग करे या ही और शी इज़ एक्सपोज्ड टू पैसिव स्मोक। मतलब जी। आजू-बाजू स्मोकिंग चल रहा हो और एंड दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड टू दैट स्मोक। सो राइट। लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में डायग्नोज होने वाला कैंसर है। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड से कि अगर स्मोकिंग या टोबैको यूज़ अगर कम किया जाए, तो समाज में लंग कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जी। लेकिन लंग कैंसर के अलावा देयर आर 10% रीजंस, मतलब हुँ। 10% रीजंस दूसरे भी है, जिसमें कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र है, जिसमें एस्बेस्टोस एक मेन सब्सटेंस है। एस्बेस्टोस एक्चुअली एक एक पहले तो मैजिक सब्सटेंस गिना जाता था, बिकॉज इट डज नॉट कैच फायर, इट डज नॉट ट्रांसफर हीट। तो उसकी ये जो इनर्ट प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें एस्बेस्टोस का यूज़ होता है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या शिप बिल्डिंग, ब्रेक फॉर्मेशन, रबर इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है जिसमें एस्बेस्टोस यूज होता है, और ये एस्बेस्टोस की वजह से भी कैंसर होने की संभावना है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे हम लोग जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, जैसे डीजल फ्यूम्स या पेट्रोल फ्यूम्स, शायद हम अपने आप को इन सब फ्यूम्स से अलग नहीं कर सकते। एंड एज ऑफ नाउ ऐसा बोल सकते हैं कि डीजल फ्यूम is class 1 carcinogen designated by WHO. So डीजल फ्यूम्स इनफैक्ट स्मोकिंग की जितना ही डेंजरस है कैंसर को या लंग कैंसर को करने में है। सो आज की डेट में हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो ये सब कारण है लंग कैंसर के सबसे ज़्यादा मात्रा में डायग्नोज होने वाले कैंसर के लिए। जी। और सर आप एक्टिव और पैसिव स्मोकर्स की बात कर रहे थे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं, उनको तो कैंसर होता ही है, लेकिन जो लोग पैसिव रूप से कहीं न कहीं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें भी चांसेस होते हैं। तो कितने चांसेस होते हैं पैसिव जो लोग होते हैं, उन्हें लंग्स की परेशानी होने के? या जैसे सेकंड सेकंड स्मोकिंग, एक व्यक्ति स्मोक करता है तो उसके आजू बाजू में रहने वाले लोग भी स्मोक से एक्सपोज होते हैं और अपने सांस में वही स्मोक इनहेल करते हैं। जी। इसको सेकंड हैंड स्मोक बोलते हैं या पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। जी। नाउ पैसिव स्मोकिंग इज equally harmful compared to when in comparison to active smoking. So ओहो! कोई व्यक्ति जैसे स्मोक करता है, उसकी उसके स्पाउस, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके किड्स, उसके पेरेंट्स, वाइफ, सब लोग हुँ। कॉन्स्टेंटली वो स्मोक से एक्सपोज होते हैं, तो उनको भी फ्यूचर में ये सेकंड हैंड स्मोक से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं कंपेयर टू ए नॉर्मल नॉन स्मोकर पर्सन। ऑफ कोर्स जी। एक्टिव स्मोकर जितने नहीं रहते हैं, लेकिन फिर हुँ। भी नॉर्मल व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं पैसिव स्मोकर को कैंसर होने के। जी। और भारत में जो कैंसर पाए जाते हैं, उसमें लंग कैंसर का रेशियो क्या है? और मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि लंग कैंसर से कितने लोग फ़ेटल कंडीशन में पहुँच जाते हैं? सी अभी 31st May was observed by WHO as World No Tobacco Day। जी। तो उस वक्त भी कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा आए थे, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उसके जो डेटा थे उसमें 40% ऑफ एडल्ट मेल वेर यूजिंग टोबैको इन वन और द अदर फॉर्म, जी। चाहे वो स्मोकिंग हो या स्मोकलेस टोबैको हो। स्मोकलेस टोबैको में भी आप समझ रहे हो, गुटखा, तंबाकू, खैनी, पान मसाला, जो भी उसको बोले। जी। और ज़्यादातर इंडिया में जो टोबैको यूज़ होता है वो स्मोकलेस टोबैको होता है। Smoking is comparatively less, which is in the form of बीड़ी, cigars and जी। cigarette। जी। और चूंकि स्मोकलेस टोबैको इंडिया में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ओरल कैविटी के कैंसर इंडिया में ज़्यादा है। हुँ।
ओरल कैविटी में बकल म्यूकोजा, टंग ले लिया, थ्रोट कैंसर हुआ, ओरोफेरिंक्स हो गया, ये जी, सब बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं। और कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड वेयर नंबर वन कैंसर इज लंग कैंसर, इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर ज्यादा होते हैं, ओरल कैविटी के कैंसर ज्यादा होते हैं बिकॉज टोबैको इज यूज्ड इन स्मोकलेस फॉर्म। लंग कैंसर के बारे में अगर हम लोग देखें तो आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर लंग कैंसर इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द वन विच इज डायग्नोज्ड। और कॉज ऑफ डेथ के हिसाब से भी देखा जाए तो लंग कैंसर में भी मॉर्टालिटी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है बिकॉज 70-80% ऑफ द पेशेंट्स बाय द टाइम दे आर डायग्नोज्ड इन थर्ड और फोर्थ स्टेज, तीसरे चौथे स्टेज में डायग्नोज होता है जिसमें जी, क्योर होता ही नहीं है, सर्जरी नहीं हो पाती है। जी। और आप ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र की बात कर रहे थे और फैमिली एक्सपोज़र, ये दोनों चीज़ें हैं, वो कितनी नुकसान पहुँचाती है लंग्स को? क्योंकि फैमिली एक्सपोज़र के बारे में भी अभी आप बता रहे थे, तो कितना नुकसान पहुँचाता है ये फैक्टर जो है वो? जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करती है बट कोई स्मोकर के कांस्टेंट कांटेक्ट में है तो ही और शी इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक। और सेकंड हैंड स्मोक में भी उतने ही कार्सिनोजेंस होते हैं जितना एक प्राइमरी स्मोकर अपना स्मोक करता है, तो कैंसर होने के चांसेस तो डेफिनेटली बढ़ ही जाते हैं। और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ही भी एक अलग से टॉपिक है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स है, सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से कैंसर होता है। जी, और जैसे मैंने अभी एस्बेस्टोस के बारे में बताया, उसके अलावा निकल है, जैसे वो माइनिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, रबर इंडस्ट्रीज है, बेरिलियम है जो शायद एक्सरे टेक्नोलॉजी में यूज होता है, निकल कॉपर एलॉय यूज होता है डेंटल इम्प्लांट्स में। सो काफ़ी सारे सिलिका डस्ट है जो सिलिका का एक पार्ट शायद ज्वेलरी में भी यूज होता है। तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है जिसमें ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिसके इनहेलेशन से कैंसर होने की संभावना होती है। और ये सब इंडस्ट्रीज में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से जैसे ईयरली ऑक्यूपेशनल चेकअप, हेल्थ चेकअप भी होता है और लंग डैमेज का स्टेटस चेक किया जाता है। सो दिस ऑल आर मैंडेटरी इवन इन अवर कंट्रीज आल्सो। जी। और ये सवाल भी अक्सर हमसे पूछा जाता है क्योंकि लोग डर जाते हैं कोरोना जैसी महामारी से जब रिकवर होते हैं, उनको लंग कैंसर होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? क्योंकि उनके लंग्स पहले ही काफ़ी वीक हो जाते हैं। नहीं, कोरोना और कैंसर से रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोरोना हुआ या उसकी वजह से उनका लंग डैमेज हो गया तो उनको लंग कैंसर होने के चांसेस फ्यूचर में बढ़ जाते हैं। जी, ऐसे डेटा नहीं है, इट इज़ टू अर्ली टू से, बट एज ऑफ नाउ मेरा स्टैंड यही है कि शायद किसी को कोरोना हुआ तो उसको लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। जी, जी। और चलिए डायग्नोस अगर होता है लंग्स कैंसर तो किस तरीके की आगे की प्रोसीजर होती है? किस कौन से डॉक्टर के पास खास कर जाना चाहिए और कैसे होता है इसका ट्रीटमेंट और कितना वक़्त लगता है? सबसे ज़्यादा तो मैं सबसे पहले मैं स्क्रीनिंग के लिए बोलूँगा। लाइक स्क्रीनिंग एक प्रकार का टेस्ट है, जो कैंसर समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। और स्पेशली जो लोग वो पर्टिकुलर कैंसर होने में हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो उनको वो कैंसर ना भी हुआ हो, तो ऐसे कुछ टेस्ट आते हैं जिसमें रेगुलरली उनको उस टेस्ट करने से शायद पहले और दूसरे स्टेज में कैंसर के डायग्नोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर फ्यूचर में कैंसर होने वाला हो तो भी। तो पहले दूसरे स्टेज में अगर कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो क्योर रेट 80-90% होता है, लेकिन एक बार तीसरे या चौथे स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस हो गया तो क्योर प्रैक्टिकली काफ़ी कम हो जाता है। इनफैक्ट फोर्थ स्टेज में तो क्योर पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग सिर्फ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए और लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। तो जितना जल्दी स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस हो उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा होता है, और इसके लिए स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ होती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी करवाते हैं या सर्विक्स कैंसर में पैप स्मीयर करते हैं, वैसे ही लंग कैंसर में लो डोज सीटी स्कैन होता है। जिन जो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे मैंने बताया कांस्टेंट स्मोकिंग करते हो या पर्टिकुलर हाई रिस्क ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हो, तो उनको साल में या 2 साल में एक बार लो डोज सीटी स्कैन करने से अर्ली स्टेज में कैंसर के डायग्नोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है।
और जितना जल्दी कैंसर का डायग्नोसिस होता है, अगर उसकी सर्जरी पॉसिबल होती है तो शायद क्योर रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। सर्जरी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी ही देना है, तो उससे सिर्फ रोग को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं कर पाएंगे। जी, ये तो हमने बात की लंग्स कैंसर की, लेकिन मैं ये ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अ, हम कैसे अपने लंग्स को वेल फंक्शनल रख सकते हैं ताकि बीमारी हो ही ना और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े? शायद वो तो बहुत मुश्किल है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, बट मैं इतना कहूँगा कि देयर इज़ नो ऑप्शन टू गुड प्रॉपर एक्सरसाइज। हर हुँ। एक को, जैसे हम लोग 2 या 3 बार दिन में खाना खाते हैं, तो दिन में 1 बार तो एक्सरसाइज मॉडरेट कैटेगरी की करनी ही चाहिए। से हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट प्रॉपर एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स काफ़ी हद तक स्वस्थ रहने के चांसेस रहते हैं। सो रनिंग है, साइकिलिंग है, प्लेइंग है, आपको जो भी ठीक लगे, लेकिन आधे से पौना घंटा हर रोज़ प्रॉपर एक्सरसाइज करके डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से लंग्स को स्वस्थ रखा जा सकता है। जी, जी। और कोविड-19 से पहले और अब वडोदरा में सीओपीडी मामलों का जो डाटा है, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे सर? वेल, सीओपीडी ज़्यादातर जैसे लंग कैंसर स्मोकिंग से होता है, वैसे ही सीओपीडी सीओपीडी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा जैसे डिजीजेस का कैटेगराइजेशन होता है। सीओपीडी मतलब एक प्रकार का लंग डैमेज जो लंबे अरसे पर धीरे धीरे फेफड़े खत्म होते जाते हैं। तो सीओपीडी का रिलेशन स्मोकिंग से या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से ज़्यादा है। कोविड से डायरेक्ट उसको कोरिलेट करना बहुत जल्दी होगा। आई थिंक आई वुड वेट बिफोर मैच्योर स्टैटिस्टिकल डेटा और कोरिलेशन बिटवीन कोविड एंड सीओपीडी कम्स आउट। जी, और एंड नोट पर हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी से बचने के लिए और अपने लंग्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि कोविड ऐसे लोगों को सीरियस डिजीज करता है, जैसे किसी को प्रेशर डायबिटीज का प्रॉब्लम हो या ओबेसिटी ज़्यादा हो। व्यक्ति जितना स्वस्थ रहेगा, जितना वेट मेंटेन रहेगा, जितना रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करेगा, उतना ही कोविड होने के चांसेस कम रहते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद अगर पहले तो कोविड होने के चांसेस ही काफ़ी कम हो जाते हैं, और अगर होता भी है कोविड, तो उसकी सीवियरिटी 5-10% से ज़्यादा नहीं होती है। दूसरे तीसरे दिन में पेशेंट रिकवर भी हो जाता है और सीरियस लंग डैमेज होने के चांसेस तो काफ़ी कम रहते हैं। इसलिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि वैक्सीन जितना जल्दी हो सके उतना ले लेना चाहिए। जी, हम बात कर रहे थे डॉक्टर नीरज भट्ट से, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और संपत राव कॉलोनी में हीमेटो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक है इनका। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इम्पोर्टेंट जानकारियां पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा मैं कहती हूँ, वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, वैसे तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, लेकिन अगर नहीं किया है, पहली बार आए हैं और अब तक नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि वीएनएम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता है, जब भी लाइव करता है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है और आप फौरन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बांटिए। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं और वीएनएम का वेबसाइट है, वहां भी विजिट कर सकते हैं। वीएनएम के साथ जुड़े रहना है, देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।